नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी लगभग प्रेमिका। कहानी शुरू करने से पहले एक अनुरोध आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो ये कहानी शुरू करते हैं। मैं शादीशुदा थी। मैं हॉस्टल में रह रही थी। मैं पति परित्यक्ता नहीं थी। अभी पिछले हफ्ते ही कुमार मुझे साय साय करती गलियारे में खड़ा छोड़ गए थे। उस वक्त शाम थी। लगभग सभी कमरे बंद पड़े थे। सुपरिटेंडेंट ने कहा, लड़कियां शाम को अक्सर घूमने निकल जाती हैं। 8 बजे हाजिरी होती है, तब सब वापस आएंगी। कुमार ने मुझे फ़ोन नंबर दिए, कुछ दिल्ली के और कुछ बम्बई के। उसने मुझे उन सब दवाइयों के नाम याद दिलाए जो एकाएक मेरी तबीयत खराब होने पर काम आती हैं, लेकिन जो मुझे कभी याद नहीं आती। फिर एक बेहद उदास मुस्कुराहट के साथ वो चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। न जाने कितनी बार जिंदगी हमारे साथ उखाड़ पछाड़। इसी उखाड़ पछाड़ के अंतर्गत हम फ्लैट से चौल और चौल से हॉस्टल पहुंचते गए थे। 6 साल बाद भी हमारे आसपास बड़ी धुंध थी। मुझे नहीं पता था कुमार दिल्ली में कहाँ ठहरेगा और उसकी जेब में जो 300 रुपए हैं वे कब तक उसका साथ देंगे। ये बड़ी हास्यास्पद सच्चाई थी कि कहने को मैं प्रवक्ता थी, लेकिन मुझे कुल 150 रुपये मिलते थे। पिछले 3 साल से मैं विमेंस कॉलेज में अंशकालिक प्रवक्ता थी। हर साल कॉलेज में न जाने कितनी नई नियुक्तियां होती, पदोन्नतियां होती और मैं वहीं की वहीं रह जाती। नई साड़ियों में जो नए चेहरे आते उनके बारे में पता चलता। किसी का पिता घड़ियों का सबसे बड़ा व्यापारी है, तो किसी का चाचा इनकम टैक्स कमिश्नर है। मेरी जड़ें इतनी पक्की नहीं थी। मैं अंशकालिक पद पर पूर्णकालिक कार्य किया करती थी। मेरी सहयोगी प्रवक्ता पूर्णकालिक वेतन पर अंशकालिक काम। अब से हमें अलग अलग शहरों में अपनी लड़ाई लड़नी थी। कुमार का कहना था बम्बई की वो सारी संभावनाएं टटोल चुका था। ये शहर तो और भी अधिक बेमुरौवत था। साइकिलों और धुएं भरी अंगीठियों के उस शहर से क्या आशा की जा सकती थी। इस शहर में न सही धुरी रफ्तार तो थी। उस शहर से मुझे जन्मजात चिढ़ थी। सुबह सुबह जब आंख खुली, कमरे में मेरी साथी ज्योति देव अभी सोई हुई थी। मैंने एक बार अपने सकरे अकेले बिस्तर को देखा और अपने फेफड़ों में चेतना भरनी चाहिए। अब मैं आज़ाद हूँ। कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। पास पड़ी मेज पर मेरा पर्स रखा था। उसमें सिर्फ 4.25 रुपये थे। 4.25 रुपये में कितनी देर आज़ादी बरकरार रखी जा सकती है। ठीक है, आज़ादी हम 15 अगस्त को मनाएंगे, मैंने तय किया और चाय लेने चल दी। 60 रुपये में जैसा खाना चाय और नाश्ता मिल सकता था मुझे मिल रहा था, और 20 रुपये प्रति माह में कमरे का जितना टुकड़ा हासिल हो सकता था मेरे पास था। पहले ही महीने सारा भुगतान कर जब 10-10 के साबुत नोट मेरे पास बच गए तो मैं खुशी से हक्की बक्की रह गई। इतनी दौलत मेरे पर्स में कभी नहीं आई थी। मेरे मन में जिज्ञासा हुई, क्या कुमार भी अपने को इतना मुक्त पा रहा होगा। ये जानने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि पत्रों में हम अपनी अपनी माली हालत की बात कम और प्रेम की बातें ज़्यादा करते थे। फिर एक अंतर्देशीय में गुंजाइश भी कितनी होती है। फिलहाल ये अकेलापन और आत्मनिर्भरता अच्छी लग रही थी। बड़ी मुश्किल से ये नियामतें हासिल हुई थी। हॉस्टल के बाएं भाग में कुछ वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं के कमरे थे। ये अपेक्षाकृत बड़े थे।
इनमें गुसलखाने अंदर को बने थे। हॉस्टल में रहते हुए भी वहाँ की चपलता से अछूती ये महिलाएं अपने आप में एक अलग दुनिया बनाती थीं। इस दुनिया में प्रवेश पाने लायक परिपक्वता अभी न मेरे बालों में आई थी न बातों में। मैं अपने को कुछ कुछ व्यवस्थित पा रही थी, यानी रोटी, कपड़ा, मकान तीनों अपने आधे पौने रूप में मयस्सर हो रहे थे। अकेली रातों का सहारा वियोग और विरह था। समस्या थी बाकी वक्त की। अपनी क्लासों और अपने शरीर की देखभाल के बाद भी कई घंटे फालतू बच जाते। शाम के वक्त हॉस्टल में अकेले छूट जाना उदास से अधिक शर्मिंदा कर देता। इस समस्या पर बहुत सोचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अकेलापन सिर्फ एक चीज से भरा जा सकता है। सोच लेने के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि 1.5 महीने से सीधी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। खामख खामख्वाह अपने को बेवकूफ़ बनाती मैं 13 नंबर के मनहूस कमरे में बैठी रही। मैं जो अपने को साहित्य की अफलातून मानती हूँ, इतना तक न समझ पाई कि साहित्य में किन स्त्रियों को अमरता प्राप्त हुई है। अन्ना कैरेनिना, मैडम बोवेरी, लेडी शटरली और मीराबाई। मेरा वर्तमान जीवन एक छोटे से प्रेम प्रसंग से सार्थक और आकर्षक बन सकता था। मैंने बहुत वैज्ञानिक ढंग से इस विषय पर सोचा। मैं नहीं चाहती थी कि कोई शोहदे किस्म का प्रेमी पल्ले पड़ जाए और मेरा पारिवारिक जीवन मुसीबत में पड़ जाए। मैं चाहती थी एक सीधा साधा संक्षिप्त सुरक्षित सा प्रेम प्रसंग। इस दृष्टि से मैंने कृष्ण को फ़ोन कर दिया। कृष्ण ने जब सुना मैं हॉस्टल में हूँ और कुमार दिल्ली में, वो भागा भागा लंच टाइम में आ गया। पिछले 6 महीने से वो INS महादेव पर ड्यूटी पर था और यहाँ कहाँ कहाँ से तट देख आया था। कृष्ण एक भौचक मुद्रा में विजिटर्स रूम में घुसा। मैंने उसका अभिवादन किया। उसने जल्दी जल्दी कुछ प्रश्न पूछे जिनका संबंध कुमार की खैरियत और मेरे स्वास्थ्य से था। फिर उसने शिकायत की, इतना कुछ हो गया, आपने हमें खबर तक नहीं की भाभी। मैंने उलझन से उसकी ओर देखा। नीली मैक्सी में न मैं भाभी लग रही थी न उस नेवी यूनिफॉर्म में वो देवर। वैसे भी मुझे ये रिश्ते छाप संबोधन प्रिय नहीं थे। मेरा एक सुंदर सा नाम था, सुजाता। मुझे याद है मैं कुमार के इस दोस्त को कृष्ण नहीं के कहकर पुकारती थी। इसका नाम था कृष्ण कक्कड़। दोस्त के स्तर पर यह लड़का मुझे खास दिलचस्प नहीं लगता था। शायद इसकी नौकरी इसके लिए जिम्मेदार थी, लेकिन इसके अंदर दूसरी बातें थीं जिनकी वजह से ये हमारे घर में एक अच्छे दोस्त का ओहदा पा गया था। ये बहुत आसानी से हमारे किसी भी प्रोग्राम में शरीक हो जाता था, फिर चाहे वो प्रोग्राम सिनेमा का हो या मोटर बाइक साफ करने का। कृष्ण के बाहर चलकर कॉफ़ी पीने का प्रस्ताव मैंने मान लिया। MG कैफ़े में मटन समोसे उतने ही कड़े थे जितने कि पहले हुआ करते थे और कॉफ़ी उतनी ही कड़वी। कृष्ण बता रहा था पिछले दिनों उसने कितनी जानलेवा ड्यूटी की। कभी कभी खड़े खड़े ये हालत हो जाती थी कि जब बैठता था तो टांगे मुड़ती ही नहीं थी। मैंने पूछा, इतनी जगह गए, कुछ शॉपिंग भी की? किसके लिए? भविष्य के लिए। वो मुस्कुराया। आप तो जीवन बीमा के प्रतिनिधि की तरह बोल रही हैं। मैंने उससे निहायत औरताना अंदाज में पूछा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती? अच्छी लड़की कैसी होती है? वह हंसा, रुका और चमकती आंखों से बोला, आप जैसी। मैं बहुत हल्का महसूस करने लगी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मेरी तीव्र इच्छा हुई कि काश
कुमार इस वक्त यहाँ मौजूद होता, इस वक्त उसके सामने कही गई होती ये बात, तब उसे पता चलता सुजाता कोई मामूली लड़की नहीं है, आम पत्नियों से सपाट और श्रीहीन। वह अभी भी मिसाल बन सकती। मैं मन ही मन सोचने लगी, ये बात पत्र में कैसे लिखी जाए कि विश्वसनीय लग सके। कृष्ण ने सिगरेट बुझाई। आप बुरा तो नहीं मान गई? किस बात का? मैं कुछ दूर की मेज पर बैठी एक लड़की की विचित्र पूरी साड़ी देखकर सोच रही थी, ये कितने में आती होगी? भाभी, आप मछली खा लेती हैं? नहीं, मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं तो पकी हुई मछली की बात कर रहा हूँ। हमें जहाज पर इतनी मछली खाने को मिली कि अब मैं कई बार सब्जियों को भी मछली समझकर दबा दबा कर उनमें कांटे ढूंढने लगता हूँ। और केकड़ा, बाप रे बाप, रोस्ट हो जाने पर क्या गजब का स्वाद छोड़ता है। तुम तो बिल्कुल भ्रष्ट होकर लौटे हो, मैंने कहा। तभी समुद्र यात्रा के बाद हमारे पुरखे गोमित्र पिलाकर तबीयत साफ करवाया करते थे। वो हंसा, चमकते दांतों और आंखों वाली बेफिक्र हंसी। मुझे बाहर निकलते निकलते उससे रश्क हुआ। एक यह था, अलमस्त, आजाद और अकेला। एक मैं थी जो अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। किसी बात पर हंसती थी तब भी लगता था जैसे इसका ताल्लुक संपूर्ण मनस्थिति से नहीं है। सामने से एक बेहद जवान लड़की मिनी ड्रेस में आ रही थी। कृष्ण उसे ध्यान से देख रहा था। मुझे लगा मैं साथ न होती तो वो जरूर सीटी बजाता, पर इस वक्त वो मौसम की बात कर रहा था। हॉस्टल का फाटक सामने था। बहुत से लड़के लड़कियां झुंड बनाए बातचीत कर रहे थे। मैंने विदा ली। अभी भी चाय के वक्त में बहुत समय था। मैंने विजिटर्स रूम में पड़ी पत्रिकाएं उल्टी पलटी। पढ़ने में खास कुछ नहीं था। सब फिल्मी पत्रिकाएं थीं, जिनमें से जगह जगह से बड़ी सफाई से पृष्ठ उड़ा लिए गए थे। तभी डॉक्टर वर्मा घूमते हुए उधर आ निकली। अरे, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? तुम्हारे कॉलेज में जलसा नहीं था क्या? मैंने गर्दन हिला दी। वो बोली, मैंने तो आज के जलसे में अपने कॉलेज के माली को मुख्य अतिथि बनाया था। उसी ने गांधी जी के चित्र पर पहला हार चढ़ाया। मैंने लड़कियों से कहा, भाई, हमें वीआईपी गेस्ट से क्या लेना देना? गांधी जयंती पर हम गांधी जी के आदर्शों का सम्मान करें। वो एक स्थानीय कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, अपने कारनामे बताने की इतनी शौकीन कि अक्सर उन्हें यह भी ख्याल न रहता कि श्रोता कौन है और कितना प्रतिशत उन्हें सुन रहा है। इसके पहले कि वो अपनी थीसिस के चैप्टर का सीरीज सुनाना शुरू करें, मैं उन्हें नमस्ते कर अपने कमरे में चली गई। कमरा खाली था। ज्योति अभी लौटी नहीं थी। मेरे मन में सबसे पहले उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की बात उठी। मैंने उसकी टेबल पर पड़ी किताबें, कागजात वगैरह देखनी शुरू किए। निहायत बेमजा भूगोल की किताबें थीं। कुछ पन्नों पर नोट्स बने हुए थे। कागजों के नीचे मराठी की एक बीए गाइड थी। मैंने गाइड के पन्ने पलटे। एक नीला अंतर्देशीय पन्नों के बीच दबा मिला। मुझे लगा जरूर यह प्रेम पत्र होगा। मैंने खोल कर देखा। लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा मराठी। अंत में लिखा था, तुम्हें चाहिए। माँ की चिट्ठी इतनी संभाल कर रखी हुई थी, इसी से पता चलता कि ये बड़े फीके किस्म की अविवाहित लड़की है। जब वक्त किसी भी तरह नहीं कटा तो मैंने ज्योति की एटलस ली और नक्शे देखने लगी। तभी उसमें से एक फोटो खिसक कर गिरा। देखकर मैं चकित रह गई। ज्योति के साथ चित्र में एक पुरुष था। दोनों का पोज बिल्कुल ऐसा था जैसा कि नवविवाहित दंपतियों का हुआ करता है। फोटो के नीचे लिखा था, मधुर मिलन दिलीप। मेरे सामने ज्योति अनायास एक बहुआयामी व्यक्तित्व हो उठी।
जिसकी अपनी रहस्यमय जिंदगी थी, जो इस महानगर में महज भाड़ नहीं झोंक रही थी। आज शनिवार था और आज की आखिरी डाक से भी कुमार की चिट्ठी नहीं मिली थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। चिट्ठी न आने का मतलब था न सिर्फ शनिवार बल्कि रविवार भी तबाह। मुझे लगा उसने जरूर कुछ आवारा किस्म के दोस्त ढूंढ लिए होंगे। असंतोष से भून भुनाती मैं डाइनिंग हॉल में गई। रविवार की सुबह ज्योति ने मेरे उठते उठते तक हम दोनों का नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। लीलू चिवड़ा और मेथी वड़े आज की स्पेशलिटीज थी। मैंने बिना नहाए लेटे लेटे ही चाय पी और खुली आंखों से सपने देखने की कोशिश करने लगी। ज्योति ने फौरन तैयार होना शुरू कर दिया। सपनों की जगह मुझे चिंताओं ने घेर लिया। कुमार कहाँ रहता होगा, कैसे खाता होगा, कहाँ चाय और सिगरेट पर दिन न बिता लेता हो, उसकी लेक्चररशिप की इंटरव्यू का क्या हुआ। मुझे लगा सपने देखने की मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है। तभी चपरासी ने आकर कहा, विजिटर। खाली होने के बावजूद इतनी सुबह तैयार होकर नीचे जाने का ख्याल अच्छा नहीं लगा। मैं तो अभी अपने दिमाग के साथ लड़ रही थी कि शरीर के साथ साथ वो भी छुट्टी क्यों नहीं मनाता। मैं खींच कर उठी और मुचड़े ड्रेसिंग गाउन में नीचे उतर गई। विजिटर्स रूम में कृष्ण तरोताजा मुद्रा में बैठा था। मेरा हुलिया देखकर हताशा से बोला, लीजिए, आप अभी सोकर ही नहीं उठी हैं और हम हैं कि द फॉक्स के मॉर्निंग शो के टिकट भी खरीद लाए। मैंने घड़ी पर नजर डाली। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पिक्चर शुरू हो गई होगी। कृष्ण ने चोट खाई आंखों से मुझे देखा। टिकट एक नहीं दो लिए हैं और आपको चलना है। मैंने कहा, मैं सुबह 10 बजे डॉक्टर के यहाँ जा सकती हूँ या दफ्तर, पिक्चर तो कतई नहीं। इसका मतलब एक टिकट खराब जाएगा। देखो के अच्छे बैचलर अपना वक्त भाभीियों और दीदियों में खराब नहीं किया करते। कृष्ण चिढ़ गया। आज आप मेहरबानी कीजिए, आगे से मैं आपकी सलाह मानूंगा। नहाने का समय नहीं था। काफ़ी जल्दी करने पर भी जब हम हॉस्टल से निकले 11:15 बज रहे थे। कृष्ण का मूड खराब लग रहा था। फिल्म पूरी मुझसे देखी नहीं गई। उसमें 2 नायिकाएं थीं, एक दूसरे से भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर संपर्क स्थापित करते हुए। अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रिश्ते मुझे कभी अपील नहीं करते, चाहे वे कितने ही आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किए जाएं। मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने कहा, मैं चाय पीना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, हम पिक्चर के बाद मोकैम्बो में खाना खाएंगे। मैंने कहा, मैं इसी वक्त बाहर जाना चाहती हूँ। हम लोग उठकर गोडाउन में आए। कृष्ण का मूड काफ़ी बिगड़ गया लग रहा था। मैंने पर्स से निकालकर एस्पिरिन की टिकिया चाय के साथ ली। फिर मैं बाएं हाथ से कनपट्टियाँ दबाती चाय पीने लगी। एस्पिरिन का असर होने के बाद मुझे ध्यान आया, कृष्ण मेरे सामने मुंह बनाए बैठा है। मुझे अचानक उस पर तरस आया। मैं तो यहाँ से हॉस्टल चली जाऊंगी के तुम जाकर पिक्चर देखो। मैं सोच रहा था शायद आपको अस्पताल ले जाना पड़े। तुम्हारा आज का दिन बिगाड़ने का मुझे अफसोस रहेगा। मैंने उससे विदा ली। हॉस्टल पहुंच अपने बिस्तर पर लेटकर मुझे महसूस हुआ कि अब उतना कोऑपरेटिव नहीं रहा जितना पहले था। कुछ देर में व्यवस्थित होने के बाद मुझे लगा मैं भी अब उतनी कोऑपरेटिव नहीं रही हूँ जितनी पहले थी। शायद यह उम्र का गठिया था जो धीरे धीरे मेरा लचीलापन नष्ट कर रहा था। अब छोटी छोटी बातों में उतना मज़ा नहीं आता था, बल्कि छोटी छोटी बातें खिंचाती थी, खासतौर पर कुमार की बातें। ताज्जुब यह था कि शादी के पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों पर मैं फिदा हुआ करती थी। मसलन वह सिगरेट कभी अंत तक नहीं पीता था। 3-4 कश के बाद उसे कमरे के किसी भी कोने में कुचल कर फेंक देता था। चाय या अनार का पहला सिप
वह गर्म और बाकी चाय ठंडी पीता था। वो अपने जूते खुद पॉलिश न करता था, न मुझे करने देता। चमक उतरने पर वह नए खरीद लेता। मुझे लगा अब कुमार की आदतें इतनी फिजूल न होती तो हम अब तक बहुत कुछ बचा सकते थे। भविष्य एक बार फिर अपनी अनिश्चितता से मुझे आतंकित कर उठा। जो जो वक्त बीत रहा था, मैं समय के सफ़ेद पन्नों से डरती जा रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं परेशान हो उठी। कायदे से मुझे अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए था। अपने प्रेम प्रकरण और प्रेमी के प्रति अपने सहिष्णुता बरतनी चाहिए थी। लेकिन मैं थी कि जीवन के वित्तीय मामले में मन ही मन उलझ रही थी। निर्णय लेकर मैं उठी, नहाई, बहुत ध्यान से तैयार होके मैं केके को फ़ोन करने गई। गोया फ़ोन में टेलीविज़न भी लगा होगा। कृष्ण अपने मेस में नहीं था। मैं निराश हो गई। उस वक्त मैं विजय अभियान पर निकली थी। यूं लगभग तैयार होने के बाद वापस अपने कमरे में जाना मुझे मंजूर नहीं था। कुछ देर में गलियारे में खड़े दूसरे विजिटर्स देखती रही, फिर बाहर चल दी। बिना किसी मकसद के मैंने कोलाबा जाने वाली बस पकड़ ली। कुछ देर खिड़की से बाहर का दृश्य देखने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि मेरे पहलू में बैठा यात्री निश्चल नहीं है। मैंने आश्चर्य से सुना, बेबी, विल यू हैव डिनर विथ मी? 50 रुपीज़। वो बेहद प्रौढ़, लगभग वृद्ध पारसी था। उसका सफ़ेद बंद गले का कोट काफ़ी ढीला और पुराना लग रहा था। आज से समझते मैं भय से जड़ हो गई। नो, शट अप, कहती मैं उठकर खड़ी हुई और अगले स्टॉप पर बस रुकते ही उतर गई। इस अजनबी बस स्टॉप पर उतरते ही मुझे एक साथ राहत और संकट दोनों का आभास हुआ। अगर मैं किसी खतरे में फंस जाती तो मुझे अचानक ये शहर अपने विरुद्ध लगने लगा। कृष्ण ने नया कैमरा खरीदा था। फ़ोन पर बोला, आज दोपहर कमला नेहरू पार्क चलेंगे, पूरी रील ख़त्म करनी है। मैं आज बेहद खुश थी। मेरी खुशी की वजह दूसरी थी। कुमार का आज पत्र आया था कि उसे विश्वविद्यालय में लेक्चरशिप मिल गई है। 16 को वह ज्वाइन कर रहा था। उसने लिखा था, अब तुम सब छोड़ छाड़ कर जल्दी से चली आओ। चिट्ठी मिलते ही चल पड़ना। इस्तीफा दिल्ली आकर डाक से भिजवा देना। तुम्हें चकनाचूर कर देने की तबीयत हो रही है। मैं बेहद उतावली थी। शाम को कोई गाड़ी नहीं थी। मैं अगली सुबह ही चल देना चाहती थी, इसलिए आज कई काम निपटाने जरूरी थे। फिर चेतना में कुमार कुछ इस तरह समाया हुआ था कि दिमाग कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, मैं आज नहीं आ सकूंगी, कल मैं दिल्ली जा रही हूँ। कृष्ण को यकीन नहीं हुआ। लेकिन भाभी, आज आपको मेरे साथ जरूर चलना है, नहीं तो मैं ये कैमरा अभी तोड़ डालूंगा। हार कर मैं बोली, कहीं पर्यटकों की तरह कैमरा कंधे पर डाल हॉस्टल ना आ जाना। मैं तुम्हारे दफ्तर के बाहर मिलूंगी। आज स्टाफ मीटिंग भी थी। वहाँ से मैं सीधी कृष्ण के दफ्तर पहुँच गई। वो बाहर ही खड़ा था। टैक्सी में बैठने के पहले वो न छुपने वाली निराशा के साथ बोला, आप हॉस्टल जाकर चेंज करना चाहे तो पहले वहाँ चले। कुछ क्षण बाद मेरी समझ में आया कृष्ण क्या कह रहा था। मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद ब्लाउज, लेकिन उसका कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं ऐसे ही चलूँगी। ये ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी तस्वीर लो। आप बहुत जल्द बुरा मानती हैं, कृष्ण ने कहा। कमला नेहरू पार्क में जिन जिन स्थलों पर अनगिनत लोगों की तस्वीर लेते हैं, उन्हीं उन्हीं जगहों पर हमने भी एक दूसरे की तस्वीर खींची। मसलन जूतों से बाहर झांकते हुए, रेलिंग के सहारे, फव्वारे के सामने और षटकोण बरामदे के आगे। फिल्म खत्म होने में नहीं आ रही थी। मैंने घास के बने भालू, ऊंट और हिरन की भी तस्वीरें ले डाली।
कृष्ण ने दुखी होकर कैमरा मेरे हाथ से ले लिया। मैंने कहा मुझे सामान बांधना है। उसने कहा नाज में कॉफ़ी पी ले, न जाने फिर कब मिलना हो पाए। मुझे उसकी अर्थव्यवस्था से बड़ी चिढ़ हुई। उसे क्या पता आज का दिन मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। नाच की छत से जहाँ तक नजर जाती थी आकाश का खुला विस्तार था, और मैं सोचकर खुश थी कि ये विस्तार दिल्ली तक जाता है। मैंने जल्दी से कॉफ़ी खत्म कर दी। मैं बहुत कम बोल रही थी। कृष्ण ने कहा मुंह क्यों बना रखा है? फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मैंने कहा। लेकिन मेरे ऊपर ऐसे कमेंट मत किया करो, मैं माइंड करती हूँ। और मैं माइंड नहीं करता। आप तब से ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे मैं आपका फ़ोटो नहीं, एक्सरे ले रहा हूँ। मैंने कहा तुम गलत व्यक्ति के साथ यहाँ आ गए हो। तुम्हें दफ्तर की टाइपिस्ट के साथ यहाँ आना चाहिए था। क्या ये चुनौती है? चुनौती प्रतिद्वंदी देते हैं। मैं तो उस प्रथा में ही नहीं हूँ। मेरा मन हो रहा था कैमरे को आधे दाम पर बेच दूँ। तुम मूर्ख हो। कृष्ण बेहद चोट खा गया। भाभी, पता नहीं कब मिलना हो। आज तो मुझे गंभीरता से ले। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। गंभीरता से तो उपनिषदों को लिया जाता है और बीमारियों को। मुझे लगा मैं इस लड़के को कितनी आसानी से खुश अथवा नाराज कर सकती हूँ। धूप पूरी उतर गई थी। सूरज समुद्र में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। मैंने कृष्ण से कहा अगर वो कभी दिल्ली आए तो हमारे यहाँ ही ठहरे। ऐसी रस्मी बातें करने के लिए प्लेटफॉर्म बेहतर होता है। कृष्ण ने कहा मुझे 23 नंबर बस पकड़नी थी, उसे 70। उसने कहा वो मुझे चढ़ाकर अपनी क्यू में चला जाएगा। 23 नंबर बस जल्दी आ गई। मुझे लगा इस कदर मचलते हुए हाथ हिलाने के लिए कितना यौन और मस्ती चाहिए। मैं तो एक ही प्रेम में खंडहर हो गई थी। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं आगामी जीवन पर चिंतन करती हुई लॉन्ड्री से अपनी साड़ियाँ ले आऊं। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।